प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप? इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में आपने विद्युत आवेश के इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा। इस वीडियो लेक्चर में हम विद्युत आवेश के मूल गुणों पर चर्चा करेंगे। मूल गुणों के बारे में, तो आवेश के मूल गुण क्या हैं? तो सबसे पहले बात करते हैं, आवेश का पहला मूल गुणधर्म है आवेश की योज्यता। अब इसको समझने का हम प्रयास करते हैं। आवेश की योज्यता, योज्यता का मतलब बहुत बड़ा मतलब नहीं है, जोड़ है। आप सामान्यतः अगर मैं आपसे द्रव्यमानों को जोड़ने के लिए कहता तो आप बहुत आसानी से कहते कि 1 ग्राम या 2 ग्राम, इनको आप आसानी से 1 + 2 करते और ये 3 हो गया। द्रव्यमान की भांति ही आवेश को भी इसी प्रकार से जोड़ा जा सकता है। उदाहरण के लिए मान लो मेरे पास Q1 आवेश है +2 कूलाम, Q2 आवेश है -3 कूलाम, Q3 आवेश है +4 कूलाम। इस प्रकार से मैंने 3 आवेश लिए, आप अधिक भी ले सकते हैं। अब इन तीनों आवेशों को मैं जोड़ता हूं, Q2 + Q3, +2 कूलाम हो गया, -3 कूलाम हो गया, +4 कूलाम। देखा जाए तो कितना हो रहा है, 4 और 2 6, 6 - 3 यानी कि +3। सामान्य बीजगणितीय विधि से आवेशों को जोड़ा या घटाया जा सकता है, यही आवेश की योज्यता है। बहुत ज्यादा बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है। आवेश की योज्यता यानी कि आवेशों को साधारण बीजगणितीय नियमों से आप लोग जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं। यानी कि किसी निकाय का कुल आवेश विद्युत आवेश विभिन्न अवयवों के कणों में उपस्थित भिन्न भिन्न आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। कोई भी निकाय है, इस निकाय का जो कुल आवेश होता है वो उनके जो अलग अलग आवेश हैं, जैसे Q1 है, Q2 है, Q3 है, इन आवेशों का बीजगणितीय योग होता है। मैं आपको एक साधारण सी बात बता रहा हूं, आवेशों को अगर आपको साधारण बीजगणितीय नियमों से हम जोड़ सकते हैं, ये अपने को याद रखना है। इसके लिए कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सामान्य बात है कि आप इनको आवेश को Q1 + Q2 + Q3 करके जोड़ सकते हो। अगर अधिक आवेश होते तो उनको भी हम लोग जोड़ सकते हैं, कितने भी आवेश हो इसके अंतर्गत। तो आवेशों को साधारण बीजगणितीय विधि से जोड़ा जाता है। आगे बढ़ते हैं आवेश के दूसरे मूल गुणधर्म की तरफ, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, संरक्षण। जिस प्रकार से बच्चों ऊर्जा संरक्षण होता है, क्या होता है ऊर्जा संरक्षण? आ गया होगा दिमाग में कि ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। इसी प्रकार आवेश भी होता है कि आवेश को भी न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। कैसे? मान लो कांच की छड़ है और कांच की छड़ को हमने रेशम से रगड़ा, ये हम पहले कर चुके हैं। तो कांच की छड़ को जब रेशम से रगड़ते हैं तो कांच की छड़ से इलेक्ट्रॉन निकलकर रेशम में चले जाते हैं, ये भी हमने पढ़ा। और कांच की छड़ पर इलेक्ट्रॉन की कमी होती है तो इस पे धन आवेश, और जहां रेशम पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है तो ऋण आवेश आता है, ये भी हमने पढ़ा। अब इसको समझने के लिए हम एक काम करते हैं कि कांच की छड़ से 5 इलेक्ट्रॉन निकले, यानी 5 इलेक्ट्रॉनों की कमी हुई, इसीलिए इस पर हो गया +5, और रेशम पर 5 इलेक्ट्रॉन गए, इसीलिए यहाँ पर हो गया -5। और अब इन दोनों का टोटल करो, +5 एंड -5, तो नेट क्या हो गया बच्चों? 0। इसका मतलब न तो यहाँ कोई आवेश आया, न यहाँ से कोई आवेश गया। तो अब कह सकते हैं कि आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। ये एक कहानी हो गई। अब आप एक चीज और समझने का प्रयास करें, अभी परफेक्ट नहीं हुआ। हमारे पास एक विलगित निकाय है। विलगित निकाय है बच्चों। विलगित निकाय क्या होता है? तो विलगित निकाय ऐसा निकाय जिस पर बाहरी ऊर्जा का, बल का, इनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता हो। यानी कि अगर इसके अंदर 2 आवेश हैं, Q1 +4 कूलाम और Q2 -3 कूलाम, तो ये अंदर इतने ही रहेंगे। टोटल कितना हो रहा है इसका? इसका टोटल है +1 कूलाम। ठीक। अब बाहर से यहां न तो आप आवेश, यहां से आप न तो कोई इलेक्ट्रॉन अंदर से ले सकते हैं ना दे सकते हैं, लेना देना सब बंद। विलगित निकाय हो गया, मान लिया हमने कि विलगित निकाय। अब क्या हो गया? क्या ये आपस में अन्योन्य क्रिया कर सकते हैं? तो हाँ, ये आपस में अन्योन्य क्रिया कर सकते हैं। एक डिब्बा बंद कर दिया हमने, अब इस डिब्बे के अंदर बाहर से तो कोई नहीं आ सकता, पर क्या ये अंदर आपस में लेन देन कर सकते हैं? मैं कह रहा हूं कि भाई हमको एक गांव में, एक शहर में बंद कर दें, अब आपको कह दिया कि बाहर से आपके यहाँ पर कोई चीज नहीं आएगी, ना यहाँ से आप कोई चीज बाहर भेज सकते हो,
पर क्या आप अंदर आपस में लेन देन कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? इसी प्रकार ये भी आपस में कर लेंगे ना। तो ये जो Q1 आवेश है, मान लो इस Q1 आवेश ने एक इलेक्ट्रॉन इस Q2 आवेश को दे दिया। ठीक, स्वाभाविक है कि Q1 के पास इलेक्ट्रॉन की कमी हुई तो एक आवेश यहां पर बढ़ गया, और Q2 आवेश में इलेक्ट्रॉनों की क्या हो गई, अधिकता हो गई, तो ये -4 कूलाम हो गया। फिर टोटल करो तो नेट आवेश यहां पर भी 1 कूलाम आ रहा है। तो अब हमारी डेफिनेशन कुछ ठीक हो गई। क्या हो गई कि किसी विलगित निकाय में कुल आवेश नियत रहता है। किसी विलगित निकाय में कुल आवेश नियत रहता है, ये परफेक्ट है। यानी कि विलगित निकाय शब्द आपको आगे लगाना है। विलगित कह सकते हैं, पृथक्कृत निकाय कह सकते हैं, यानी कि एक आइसोलेटेड सिस्टम होना चाहिए। तो किसी विलगित निकाय में आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और नहीं नष्ट किया जा सकता है, ये लिख सकते हैं। और क्या लिख सकते हैं, तो हम ये लिख सकते हैं कि किसी विलगित निकाय में, किसी विलगित निकाय में, देखो लिखा है इस नियमानुसार किसी विलगित या पृथक्कृत निकाय में कुल आवेश नियत रहता है। आवेश संरक्षण के नियमानुसार किसी विलगित या पृथक्कृत निकाय में आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। अगर आपको यहाँ उदाहरण लिखना है तो उदाहरण क्या लिख सकते हैं कि कांच की छड़ को आप रेशम पे रगड़ेंगे तो कांच की छड़ से इलेक्ट्रॉन निकलकर रेशम में चले जाएंगे, यानी जितने इलेक्ट्रॉनों की कमी कांच की छड़ में होगी उतने ही इलेक्ट्रॉन आपके रेशम में चले जाएंगे। ठीक, ये अपने कहानी आपके दिमाग में होना चाहिए, आवेश संरक्षण का नियम। आगे बढ़ते हैं। ये दूसरा मूल गुणधर्म था आपका। आवेशों के 3 मूल गुणधर्म हैं। पहला मैंने आपको बताया आवेश की योज्यता, दूसरा आवेश का संरक्षण, और अब हम तीसरा पढ़ रहे हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है, आवेश का क्वांटीकरण। आवेश का क्वांटीकरण। बच्चों, आवेश के क्वांटीकरण के बारे में सबसे पहले ये जो शब्द आया, ये आया फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम से। बाद में मिलिकन द्वारा, मिलिकन का जो ऑयल ड्रॉप मॉडल है, तेल बूंद सिद्धांत है, उसके बाद उसने उसका प्रायोगिक प्रदर्शन किसके द्वारा किया गया, कभी पूछा जाए तो मिलिकन के द्वारा किया गया। देखो, क्वांटा शब्द से कुछ समझ में आ जाना चाहिए। हम लोगों ने क्वांटा के बारे में थोड़ा सा पढ़ा है तो उसके बारे में भी मैं थोड़ा सा बता दूं। क्वांटा यानी कि ऊर्जा के पैकेट और बंडल को हम क्वांटा बोलते थे। ठीक है, तो ये क्वांटा शब्द हमारे काम में आएगा। अब मैं आपको आवेश के बारे में बात करते हैं कि भाई आवेश है हमारे पास, यहां पर मान के चलो कि Q बराबर है ±1.2E ±1/2E ±3.2। बच्चों, 1.2E 1/2E 3.2 ये आवेश संभव नहीं है। आवेश हमेशा टुकड़ों में कभी ट्रांसफर नहीं होगा। आवेश जो ट्रांसफर होगा वो पूरा पूरा ट्रांसफर होगा, इस बात को ध्यान रखें। आवेश जैसे क्वांटा शब्द से ही पकड़ लो कि जैसे क्वांटा ऊर्जा के पैकेट थे, बंडल्स थे, कंप्लीट थे, टुकड़ों में नहीं थे। ठीक है, पूरे पूरे बंडल्स जा रहे थे। उसी प्रकार से आवेश पूरा जाएगा, टुकड़ों में नहीं जाएगा। आप 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से स्थानांतरित करेंगे। कभी भी आप 1.2 इलेक्ट्रॉन, 1/2 इलेक्ट्रॉन, 3.2 इलेक्ट्रॉन, 5/2 इलेक्ट्रॉन, इस प्रकार से आप इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं करते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन बच्चों होते हैं, आवेश के बारे में हमें ये पता चल रहा है कि जो आवेश है आपका वो होगा ±1E ±2E ±3E, इस प्रकार से। तो आप यह समझ लें। अब आपको ये तो समझ में आ रहा है कि 1 2 3 4 ये तो हमने पढ़ा है भाई, ये क्या होता है ये हमको पता है। पर ये ई नया चीज क्या लेकर आए? तो ये जो ई है, छोटा ई जो है आपको दिख रहा है यहाँ पर, ये छोटा ई आपको जो यहाँ दिखाई दे रहा है, ये है आपका इलेक्ट्रॉनिक आवेश। इसको हम न्यूनतम आवेश भी कह सकते हैं, इसको हम मूल आवेश भी कह सकते हैं। मतलब हम ये कहें कि इससे छोटा आवेश संभव नहीं। हालांकि वैज्ञानिकों ने इससे छोटे
आवेश के टुकड़े किए जिनको हम क्वार्क्स बोलते हैं, पर वो हमारे कोर्स का हिस्सा नहीं है तो मैं वो आपको नहीं पढ़ा रहा हूँ। तो न्यूनतम आवेश कितना है हमारे पास, अगर हम इलेक्ट्रॉनों की बात करें तो उस पर जो न्यूनतम आवेश है 1.6 गुणित 10⁻⁻19। ठीक, ये वाली बात हो गई। यानी कि अगर हम कहें आपको 1 2 3 4 5 क्या होते हैं, इनको अपन क्या बोलते हैं, 1 2 3 4 5 को, इनको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, देखो इसको हम बोलते हैं प्राकृत संख्या। ठीक है, ये अपन को पता है। इसके साथ अगर प्लस माइनस को शामिल कर, जीरो को शामिल कर ले तो उसको हम लोग पूर्ण बोल संख्या बोलते हैं, और अगर हम इनके साथ प्लस माइनस वाली बात करें तो उसको हम लोग पूर्णांक बोलते हैं। ये आपको आता है, कोई बड़ी बात नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये क्या हो गया, +-1 +-2 +-3, ये सब क्या है, पूर्णांक है। आप सबको अच्छे से याद है, फिर भी मैंने बता दिया। तो ये आपका है पूर्णांक, और ये ई जो है मैंने इसको नाम दिया इलेक्ट्रॉनिक आवेश, इसको हमने कहा इलेक्ट्रॉनिक आवेश। इसका मान हो गया हमारे पास 1.6 गुणित 10⁻⁻19। हमने कह भी दिया कि इससे कम आवेश संभव नहीं है। तो इलेक्ट्रॉनिक आवेश, प्रकृति में आवेश एक निश्चित न्यूनतम आवेश ई का पूर्णांक गुणज होता है। जो मिनिमम आवेश है उसका क्या होता है, पूर्णांक गुणज होता है। प्रकृति में आवेश एक निश्चित न्यूनतम आवेश का पूर्णांक गुणज होता है, और इस पूर्णांक गुणज होता है। और इस n के बारे में एक बात हमें पता होनी चाहिए कि ये कभी भी टुकड़ों में नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन हमेशा पूरा पूरा स्थानांतरित होता है। एक और बात हम लोग देखो, प्रकृति में आवेश सदैव एक निश्चित न्यूनतम मान ई को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक आवेश बोलते हैं, और इसका मान क्या है, तो 1.6 गुणित 10⁻⁻19। इस आवेश को क्वांटम प्रकृति अथवा आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं। किसी पदार्थ पे आवेश का परिणाम अगर Q हो तो Q बराबर ±n ही होगा, जो कि मैंने वहां आपको समझा दिया है। समझ में आई ये कहानी। अब देखो, अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो तो हम आवेश ज्ञात कर सकते हैं, अगर हमारे पास आवेश हो तो हम इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। कैसे ज्ञात कर सकते हैं, इस पर हम थोड़ी चर्चा करेंगे। एक बात और हमें ध्यान देनी है, उसको मैं अभी आपको बताऊंगा। पहला एक सवाल करते हैं। यह सवाल है आपका कि एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। अभी मैंने कहा ना कि अगर आवेश हो तो आप इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकाल सकते हो, तो है अब आपके पास आवेश में हमने दे दिया कि एक कूलाम आवेश है, तो ये लिखा भैया एक कूलाम आवेश है, +1 ले लिया। अभी मैंने आपको क्या निकालना है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालना है। फॉर्मूला अभी हाल हम पढ़ चुके हैं, वो है Q = ±NE। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, आपको क्या निकालना है रे, n निकालना है, तो Q बाई क्या हो जाएगा, E हो जाएगा। Q की वैल्यू क्या है 1, E की वैल्यू हम सबको पता 1.6 10⁻⁻19 कूलम। ठीक, अगर आपको याद नहीं है तो याद कर लीजिएगा, ये वैल्यू हमें याद होनी चाहिए। ठीक, अब आपको इसको कैलकुलेट करना है। सामान्य मैथमेटिक्स अगर मैं यूज करूं, डेसिमल रिमूव किया, ऊपर 10 हो गया, इसको नीचे से उठाया ऊपर की तरफ भेज दिया, तो ये जो आपकी पावर है वो प्लस में हो गई। अब मैं एक काम और कर रहा हूँ कि मुझे 10 अच्छा 16 से डिवाइड नहीं हो सकता है, 16 से भाग नहीं जा सकता है, तो एक जीरो उधर से ले ली। अब हो गए 100, तो ये हो गए बच्चों 10⁻18 भागित 16 करो, 16 से भाग देंगे, 16 96 बचे कितने, यहाँ पर 4 4 बचे, फिर 0 हो गई 40। अब कितने हो जाएंगे भैया, 6 दशमलव में चला गया मामला, 16 दूने 32, फिर कितने बचे 8, 16 पंजे 80, 10⁻18। हालांकि ये कैलकुलेशन करके मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, आप लोग सब इंटेलिजेंट हैं, इतना सिंपल सा कैलकुलेशन तो आप लोग कर लेंगे। तो 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। अब आप सोचो, एक कूलाम आवेश में, एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन, 6.25 गुणित 10⁻18। यह नंबर, यह बहुत बड़ा आवेश है। क्यों है,
क्योंकि इतने इलेक्ट्रॉन, भाई एक कूलाम बहुत बड़ा आवेश है क्योंकि उसके अंदर इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसीलिए इतने विशाल इलेक्ट्रॉन, मतलब इतना विशाल आवेश आपको इस चैप्टर में कहीं देखने को नहीं मिलेगा। इस चैप्टर में आपको क्या देखने को मिलेगा, तो आपको देखने को मिलेगा कहीं पर माइक्रो कूलाम लिखा हुआ, कहीं पर नैनो कूलाम, कहीं पर पिको कूलाम, इस प्रकार से आपको दिखाई देंगे। आपको कहीं भी बड़े डिजिट इसमें दिखाई नहीं देगी। आपको ध्यान में रखने के लिए लिख देता हूं कि एक माइक्रो कूलाम में होते हैं 10⁻⁻⁶ कूलाम, एक नैनो कूलाम 10⁻⁹ कूलाम, एक पिको कूलाम 10⁻12 कूलाम, एक चीज और कभी आ जाए मिली कूलाम यानी 10⁻³ कूलाम। ये आप लोगों के प्रयोग में आने वाले यूनिट्स हैं, आप लोग दिमाग में रखिएगा। तो यहां पर मैंने कहा था एक बात और बताऊंगा, तो वो ये वाली बात हो गई। क्या कहा था मैंने आपसे कि भाई एक कूलाम आवेश बहुत बड़ा आवेश है क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत अधिक होती है और व्यवहार में इतने बड़े मात्रा, इतना बड़ा आवेश संभव, मतलब सॉरी, इतना बड़ा आवेश प्रयोग में नहीं लिया जाता है। ठीक, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का, एक चालक पर 10 इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है, इस चालक में आवेश की गणना कीजिए। सबसे पहली चीज तो समझेंगे कि भाई इलेक्ट्रॉनों की क्या हुई कमी। बताओ, सोचो, किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है तो क्या होता है, हमने पढ़ लिया है पहले। तो किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है तो वहां पर धनावेश आता है। तो आवेश का आंसर जो भी आएगा मुझे पहले से पता, वो धन में आएगा। ये चीज, ये कॉन्सेप्ट पढ़ने का फायदा है। अब चालक पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या दे रखी है आपको, कितने दे रखे हैं, 10 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। आपको आवेश निकालने का सूत्र पता, अभी तो पढ़ा, क्या था, Q बराबर NE। N कितना, 10। E का मान हमने रट लिया क्या, 1.6 10⁻⁻⁹। वेरी गुड। तो क्या हो गया बच्चों, 1.6 10⁻⁻⁹ प्लस 10 के 1, 10 की पावर 1, तो 19 प्लस 1, तो ये हो गया बच्चों 1.6 10⁻⁻18 कूलाम। ये हो गया आपका आवेश। एक चालक पर 10 इलेक्ट्रॉन की कमी होने पर आवेश की गणना कीजिए। केवल मुझे ये कॉन्सेप्ट आपको यहाँ सिखाना था कि भाई कमी होती है तो आपका आवेश प्लस में, अगर ये कहता कि 10 इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती तो आप यहाँ क्या कर देते, माइनस में कर देते। ये चीज अपने दिमाग पर। अगला प्रश्न है, क्या किसी पदार्थ में 6.25 गुणित 10 की घात -18 10⁻⁻18 आवेश संभव है। तो आवेश आपके पास, अब आपको यह पता लगाना है कि भाई ये आवेश हो सकता है या नहीं हो सकता। भाई कितना बढ़िया प्रश्न पूछा कि क्या ये आवेश संभव है। तो आपको यह पता लगाने के लिए आपको इलेक्ट्रॉनों की संख्या का पता लगाना, क्योंकि आवेश का क्वांटीकरण क्या कहता है कि भाई आवेश आपका ट्रांसफर होगा, पूरा पूरा होगा, टुकड़ों में कभी भी नहीं होगा। तो पूरे इलेक्ट्रॉन हमारे पास होना चाहिए। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकाल लेंगे तो हमें पता चल जाएगा। अगर टुकड़ों में आ रहा है तो इसका मतलब संभव नहीं है, और अगर पूरे पूरे इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो क्या है, संभव है। तो देखते हैं, इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करने का प्रयास करें। तो सूत्र हमारे पास फिर वही, Q इज इक्वल टू प्लस माइनस NE। तो N हो जाएगा बच्चों Q बाय E, और Q की जो वैल्यू है वो है 6.25 10⁻⁻18, और ये हो जाएगी आपकी 1.6 10⁻⁻19। ठीक, एक काम करें, 6.25 10⁻⁻18 और ये 19 ऊपर जाके प्लस 19 10 की पावर ऐड हो जाएगी अपॉन 1.6। अब यहाँ क्या आ जाएगा भाई, 10 आ जाएगा, है ना, 10 की पावर 1 यानी 10 यानी एक डेसिमल आगे बढ़ा दो तो 62.5/60। अब 16 से इसको डिवाइड कर लो, वैसे भी दिख रहा है कि आने वाला नंबर टुकड़ों में आएगा, फिर भी डिवाइड कर ले। कितना हो जाएगा भाई, 16 32 16 48, 48 कितने बचे यहाँ पर, 14 बचे। 16 में होते हैं 144,
3.9 के आसपास आ रहा है। यानी कि ये जो स्थिति बनी 3.9, यानी कि ये क्या आया आवेश, टुकड़ों में आ गया क्या, डेसिमल में आ गया क्या। मैंने आपको बताया था ना कि 1.2, 3.2, 1/2 इस टाइप का कोई भी आवेश संभव, इलेक्ट्रॉनों की संख्या इस प्रकार नहीं स्थानांतरित होगी। बिल्कुल सही बात। तो इस प्रकार का अगर इलेक्ट्रॉनों की संख्या है तो वो आवेश होएगा क्या, वो आवेश संभव नहीं है। ध्यान रखिएगा, इस प्रकार का आवेश संभव नहीं है, इस प्रकार का आवेश संभव नहीं। इस प्रकार से तात्पर्य मेरा यहाँ पर है कि ये जो 6.25 10⁻⁻18 कूलम आवेश संभव नहीं। तो आपको अगर कोई पूछ ले कि कोई भी आवेश दे दे, कोई भी नंबर दे दे कि भाई आपको 10⁻⁻18 दे दिए, 16 दे दे, तो आपसे पूछा जाएगा भाई ये संभव है या नहीं है। तो आप लोग इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकाल लीजिएगा। अगर इलेक्ट्रॉनों की संख्या कंप्लीट आती है, पूरी आती है, तो इसका मतलब वो संभव है। अगर नहीं आती है तो वो संभव नहीं है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। जब एक पॉलीथीन के टुकड़े को ऊन से रगड़ा जाता है तो पॉलीथीन पर 3.2 कूलम ऋण आवेश आता है। ठीक, पॉलीथीन पर कितना आवेश आया, कूलम ऋण आवेश आया। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। आवेश है -3.2 कूलम। सूत्र आपको पता है, इसीलिए कोई दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं। थोड़ा सा फास्ट कर रहा हूं। तो N = Q/E कर देंगे, और Q की वैल्यू है 3.2, E की वैल्यू है 1.2 10⁻⁹ इसको डिवाइड कर देंगे, आ जाएगा 2, ये ऊपर चला जाएगा 2 × 10⁻⁹ हाँ। तो सर इतना सरल सवाल क्यों लिखा, उसके पीछे कुछ कारण है। मैं ये आपको बताना चाह रहा हूं कि अब आपसे यहाँ पर एक प्रश्न पूछा जाए कि भाई किस वस्तु से इलेक्ट्रॉन किस वस्तु में गए। यहाँ एक प्रश्न ऐसा आ जाए कि किसने किसको इलेक्ट्रॉन दिए, किससे इलेक्ट्रॉन निकलकर किस में गए, है ना। किससे इलेक्ट्रॉन निकले और किस में गए, बताओ, सोचो। तो अभी हमने क्या किया, पॉलीथीन के टुकड़े को हमने कैसे रगड़ा था, पॉलीथीन को हमने ऊन से रगड़ा। ये तो क्लियर है, यहाँ ऊन ऐसा लिखा हुआ है, ये होगा। ठीक, अब आप ये समझिए, आप समझने का प्रयास करिएगा कि जो पॉलीथीन है उस, देखो क्या लिखा, तो पॉलीथीन पर इतना ऋण आवेश है। तो हमें ये पता चला कि पॉलीथीन पर क्या है, ऋण आवेश है। ठीक, अब पॉलीथीन पर अगर ऋण आवेश है, समझिएगा इस बात को, तो पॉलीथीन ने इलेक्ट्रॉन क्या किए हैं, ग्रहण किए हैं। पॉलीथीन पर इलेक्ट्रॉन आए हैं, तो आए हैं तो कहां से आए, हवा में उड़ के तो आए नहीं होंगे। किसी को तो आपने इसको ऊर्जा दी होगी, रब किया होगा, तो किससे रब किया, उनसे किया। तो वो इलेक्ट्रॉन कहां से आए, उनसे। तो हमें ये देखो, किसी के ऊपर ऋण आवेश देखकर हम पता लगा ले। तो ये कॉन्सेप्ट हमने पहले पढ़ रखा है। तो इससे आपसे प्रश्न पूछा जाए अगर यहाँ पर कि किससे किस में इलेक्ट्रॉन गए, तो आप लिखेंगे कि भाई ऊन से पॉलीथीन में इलेक्ट्रॉन गए हैं। दूसरा आपसे पूछा जा सकता है कि क्या पॉलीथीन के द्रव्यमान में कोई परिवर्तन आया, तो आप क्या लिख कर आओ, हाँ या नहीं। तो तुक्का लगाओगे तो नहीं लिख दोगे या हाँ लिख दोगे, पर मैंने लिखा हाँ, परिवर्तन आया। तो हाँ के पीछे कारण है, हाँ के पीछे कारण ये है कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9.1 × 10⁻⁻⁻⁻, और इतने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए। तो आपसे वो भी पूछ ले कि भाई द्रव्यमान भी बता दो, तो द्रव्यमान बताने के लिए हमारे पास ये 2 इलेक्ट्रॉन तो ये हैं, और इसमें इलेक्ट्रॉनों का द्रव्यमान का आप मल्टीप्लाई अगर गुणा कर दें इसके अंदर, तो आपको इसका द्रव्यमान भी पता चल जाएगा। ये बहुत आसान सी प्रोसेस है, ये हो जाएगा। अब 19 माइनस कर लेंगे तो -31 + 19, कैलकुलेट भी कर दिया मैंने, 18.2 10 की पावर। तो 31 में से कितना ये हो जाएगा 21 और 1 2 हो जाएगा, तो शायद -12 के आसपास मामला हो गया। तो ये इतने किलोग्राम का द्रव्यमान हो गया। तो इस प्रकार से हम लोग द्रव्यमान भी निकाल सकते हैं। आप द्रव्यमान निकालना, देखो मैंने आपको एक ही कॉन्सेप्ट से सारी चीजें सिखा दी है कि भाई क्या द्रव्यमान में परिवर्तन होता है, तो हाँ होता है, दिमाग में आना चाहिए।
किसी में इलेक्ट्रॉन की अधिकता हुई, इलेक्ट्रॉन की अधिकता हुई तो उस वाला कॉन्सेप्ट भी मैंने अभी आपको बताया ये वाले में, ठीक है। अधिकता वाले में भी चले तो इलेक्ट्रॉनों की यहाँ कमी हुई थी तो ये स्थिति थी, इलेक्ट्रॉनों की कमी होने पर आवेश धनावेश, इलेक्ट्रॉन की अधिकता होने पर आवेश ऋणावेश। फिर मैंने आपको बताया कि भाई क्या इस प्रकार का आवेश संभव है कि नहीं है, तो इलेक्ट्रॉनिक संख्या अगर पूरी होगी तो संभव होगा, ठीक, अगर नहीं होगी तो नहीं होगा। फिर मैंने आपको यहाँ पर यह भी सिखा दिया कि विच टू विच यानी किस से किस में गए, तो जिसके ऊपर ऋण आवेश है तो उसके ऊपर वो आएगा, जिसके ऊपर धन आवेश है वो देगा। ये एक और चीज हो गई, द्रव्यमान निकालना हम लोग सीख गए। तो ये सारे कॉन्सेप्ट आप लोग दिमाग में रखिएगा। एक और प्रश्न है, एक कप जल में कितने धन और ऋण आवेश होते हैं? अगर आप आपकी पुस्तक देखेंगे एनसीईआरटी की तो उसमें ये प्रश्न मिलता है। और अब आप यहाँ पर कोई स्पेसिफिक काम नहीं दिया, नंबर नहीं दिया गया है कि भाई एक कप कितने का हो सकता है, एक कप मेरा बड़ा है छोटा है। तो एक आइडियल कप हम यहाँ पर मान के चले कि भाई जल जो है, जल का द्रव्यमान हमें पता है। हमारा आइडियल कप मान लिया हमने कि जो आइडियल कप है वो आपका 250 ग्राम, ठीक है। आप 100 ग्राम ले सकते हैं, 250 ग्राम ले सकते हैं। तो मैं 250 ग्राम क्यों ले रहा हूँ, उसके पीछे कारण ये है कि भाई एनसीईआरटी में 250 दे रखा है, तो आप लोग सोल्व करोगे उससे तो आप लोगों को थोड़ी सी सहायता मिल जाएगी, ठीक। तो जल का द्रव्यमान आप लोगों के पास 250 ग्राम है, एक बात हो गई। और क्या चीज हमें जल के बारे में जो जो पता है वो लिख रहे हैं। जल का अणु द्रव्यमान हम लोगों को पता है, वो होता है 18 ग्राम। बच्चों हमें क्या पता एक जल में कितने धन या ऋण आवेश होते हैं, आपने कुछ भी नहीं दिया है आपको यहाँ पर, तो अब सब हमें सोचना है। तो सबसे पहले हम जल के बारे में सोचा तो जल का अणु द्रव्यमान हमें मिला 18 ग्राम। जल का द्रव्यमान हमने मन से ले लिया, कब, एक कप जल का द्रव्यमान, एक कप जल का द्रव्यमान हमने मान लिया, माना एक कप जल का द्रव्यमान 250 ग्राम है। अब जल का फार्मूला हम लोगों को पता है H2O, इसके बारे में इसकी जरूरत लगेगी। अब आपको निकालना क्या है, धन या ऋण आवेश, यानी आवेश निकालना है। और आवेश निकालना है तो हमारे दिमाग में आया प्लस माइनस, क्लियर, क्योंकि यहां हमें ये नहीं कहा है कि अधिकता कमी धन या ऋण आवेश, तो दोनों लिख दी। अब हमारे पास एन हो तो काम चले, और एन तो अभी दिखाई नहीं दे रहा है, तो हम लोग एन ढूंढने का प्रयास करते हैं। तो जल का अणु द्रव्यमान, अब एक मोल जल का द्रव्यमान कितना है, 18 ग्राम है। एक मोल में कितने होते हैं, तो हमें पता है 6.023 10 की पावर 23। मैं 02 तक ही ले रहा हूं, 23 भी लिखा जा सकता है। अब 1 ग्राम जल में का अणु द्रव्यमान कितना है ना, तो 1 ग्राम जल में अणुओं की संख्या, तो 1 ग्राम में ये 18 से इसको भाग लगा देंगे किसको, 6.02 गुणित 10⁻⁻23 अपॉन 18। तो बच्चों ये हो गया 1 ग्राम जल का। आप सिंपल सा याद रखो कि ये दोनों चीजें इसके इक्वल है, तो ये 18 से इसको भाग लगा दिया। आप लोगों को इसे भी ध्यान में रख सकते हैं। 1 ग्राम जल में हमको मिल गया अणुओं की संख्या, ठीक। अब मैंने यहाँ पर H2O लिखा हुआ है, ठीक है। 1 ग्राम जल में अणुओं की संख्या मिल गई। आप चाहें तो 250 ग्राम का निकालना है हमको, तो हम लोग पहले 250, पूरी लाइन आप लोग लिख लीजिएगा कि 250 ग्राम जल में अणुओं की संख्या, तो ये हो गई 6.02 10 की पावर 23 इंटू 250 अपॉन 18। ये हो गए 250 ग्राम जल में अणुओं की संख्या, इतनी हो गई। बहुत बढ़िया बात, चलो अच्छी चीज हो गई। ये एक चीज और आप लोगों ने निकाल दी। अब मुझे पता लगाना है, अभी जल की बात कर लेते हैं H2O, क्योंकि ये तो क्या हुई, अब हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 और यहाँ हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं, जल का 8 हो जाएगा, टोटल आ गया 10। तो हाइड्रोजन के पास 10 इलेक्ट्रॉन और 10 प्रोटॉन होते हैं, मतलब सॉरी जल के पास 10 इलेक्ट्रॉन व 10 प्रोटॉन होते हैं।
तो 250 ग्राम जल में किसकी इलेक्ट्रॉनों की संख्या, 250 ग्राम जल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या n निकाल दें। कुछ भी नहीं करना है भाई, इतने अणु हैं और हर एक अणु में 10 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका गुणा इनके साथ कर देंगे तो 6.02 10 की पावर 23 इंटू 250 इंटू 10, 10 कौन सा अभी वाला, ये आप लोगों का n आ गया इलेक्ट्रॉनों की संख्या। और अगर n आ जाता है तो आवेश तो छोटा बच्चा भी निकाल लेगा। 6.02 10 की पावर 23, इसको 24 कर देता हूं, इस जीरो को इधर कर लिया, इंटू 250 अपॉन 18 इंटू ई की वैल्यू हम लोगों को रटी हुई है 1.6 10⁻⁻⁹। ठीक, अब क्या है बच्चों, अब आप लोगों का इसको कैलकुलेट करना है। कैलकुलेशन आप लोगों को आता है होगा अच्छे से, आप लोग कर सकते हैं, फिर भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। इसको मैं 250 के बजाय 25 कर रहा हूँ, इस 10 की पावर को इसके साथ सम्मिलित करके 25 हो जाएगी, 25 में से 29 माइनस कर लेंगे तो ये हो जाएगी, देखो 250 1.6। अब 10 की घातें जो हैं आप लोगों की हो गई 24 प्लस ये एक जीरो ये और माइनस 19 अपॉन में आपका हो गया 18। बच्चों देखो 2 से भाग लगाएंगे, 2 9 18 और ये हो गया 2 8 16 0.8। अब 6.02 इस 25 का गुणा इसमें करेंगे, 25 8 200, 200 यानी कि ये हो गया 20.0, 0.8 है ना, 1 इंटू 10 की घात, अब ये कितनी हो गई भाई 25, 25 में से माइनस करेंगे हो जाएगा 10 की घात 6 बटे में 9। 1 का गुणा बाद में कर लेंगे, पहले 6 में 2 का गुणा कर देते हैं, 2 दूनी 4 6 दूनी 12 और ये 2 अंक बाद दशमलव, ठीक, बट 1 दशमलव यहाँ हो जाती है तो ये आपका हो गया 1.9 से भाग लगा दो इसको तो कितना हो जाएगा भैया, 9 एकम 9, बचे कितने, 9 के बाद बचे 3 और 9 18 9 तिया 27, फिर बचेंगे 3 9 तिया 27 तिया 27, इस प्रकार से ये चलता जाएगा। तो एक काम करते हैं इसको, क्योंकि अपन यहाँ पर जो है 6.02 लिया था दशमलव के 2 अंक बाद तक, तो एक काम करो इसको 3 4 में राउंड अप कर लो, 10 की घात 6 बुला, तो भाई प्लस माइनस लगाना है उत्तर के साथ। तो 1 कप जल में 1.34 गुणी 10 की घात 6 गुलाम आवेश होता है। प्यारे विद्यार्थियों, सवाल आपको आवेश के क्वांटीकरण के समझ में आए। अभी तक हमने क्या सीखा, आज हमने ये सीखा आवेश की योज्यता के बारे में हमें पता लगाया। तो योज्यता के बारे में हमें पता चल गया कि आवेश को जोड़ा घटाया जा सकता है, ठीक है, साधारण बीजगणितीय नियम से। हमने फिर ये सीखा आवेश संरक्षण सीखा, आवेश संरक्षित होता है, न तो उत्पन्न किया जा सकता है न नष्ट किया जा सकता है। फिर हमने आवेश का क्वांटीकरण सीखा और जो हमें यह बताता है कि आवेश पूरा पूरा स्थानांतरित होगा, टुकड़ों में स्थानांतरित नहीं होगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये सारी चीजें हमने सीखी और आवेश के क्वांटीकरण के सवाल भी हमने सीखे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसके अंतर्गत हम लोग कूलाम का नियम पढ़ने वाले हैं। थैंक यू।